मनीष कुमार आपके 12th कक्षा के अर्थशास्त्र के पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि छात्रों, पिछले कक्षाओं में आपने कॉस्ट और रेवेन्यू को पढ़ लिया था। कॉस्ट और रेवेन्यू कंसेप्ट के बाद हमको ये तय करना होता है कि जब हम लागत और आय को जान लिए तो आखिर एक उत्पादक कहाँ पर संतुलन की अवस्था में आएगा, और इस संतुलन की अवस्था को हम कहते हैं ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसका क्या होगा। और आपके सिलेबस में इक्विलिब्रियम से संबंधित सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ना है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर पढ़ना है। और चूंकि जानते हैं आपकी पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की लोच अनंत होती है। मांग की लोच अनंत होने के कारण इसमें क्या होता है कि AR यानी प्राइस दी हुई होती है, और AR बराबर MR बराबर P एक OX के समानांतर रेखा होती है। तो हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फर्म की इक्विलिब्रियम का क्या क्या दृष्टिकोण है। तो इस संदर्भ में दो दृष्टिकोण आते हैं। पहला दृष्टिकोण जो इसका है परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के इक्विलिब्रियम का, या परफेक्ट कंपटीशन में क्या कहें, जितने भी कंपटीटिव मार्केट्स हैं सब में ये होता है, सिर्फ रेखाओं की आकृति बदलती है, यानी AR MR TR इसकी आकृतियां बदल जाती है, लेकिन चीजें सैद्धांतिक रूप से वही होती है। पहला क्या होता है कि TR बराबर TC संतुलन से हम आते हैं, यानी TR और TC के जो है संक्रमण के आधार पर हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यह रखिए कि संतुलन का मतलब यह होता है कि लाभ को अधिकतम करना, यानी लाभ अधिकतम कहां पर होगा। तो TR TC धारणा में जहां TR और TC के बीच में अंतर सर्वाधिक हो वहां फर्म को सबसे अधिक लाभ होगा। अब यह समझिए कि TR मींस क्या होगा, टोटल रेवेन्यू कुल आगम, और TC टोटल कॉस्ट कुल लागत, यानी कुल आगम और कुल लागत के बीच में धनात्मक अंतर, ऋणात्मक अंतर नहीं, धनात्मक अंतर। कहने का मतलब क्या है कि जहां TC TR से सर्वाधिक होगा, जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा ऊंचा होगा वो फर्म के इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी। और दूसरा होता है MR MC कंसेप्ट। तो उसमें जहां MR और MC एक दूसरे के बराबर होते हैं वहां पर फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। उस पॉइंट पर फर्म जितना उत्पादन करता है वो उसका इक्विलिब्रियम उत्पादन होता है। या हम उसको ये कहें कि MR बराबर MC, और इसके साथ दूसरा शर्त लगा हुआ है कि जहां MC MR को नीचे से काटे, यानी चढ़ते हुए काटे। अब आइए इसको हम बोर्ड पर डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। छात्रों, अर्थशास्त्र की पढ़ाई मूलतः डायग्राम की पढ़ाई है। आप लिटरेरी कितना जानते हो, कितना लिख सकते हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप डायग्राम के कंसेप्ट को कितना समझते हो, क्योंकि डायग्राम की व्याख्या कर दिए तो आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। तो कोई भी, सबसे पहले इसमें आप हमारी हर कक्षाओं में आप सीखेंगे कि किसी भी अर्थशास्त्र के माइक्रो अर्थशास्त्र या मैक्रो अर्थशास्त्र उसके कंसेप्ट को हम डायग्राम पर कैसे ढाल सकते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि अक्ष पर रहता है कि OXY एक्सिस, ये तो सब में चलेगा, कहीं पर मैं दूंगा भी कहीं पर नहीं भी दूंगा, फिर भी आप समझना OXY एक्सिस है। जल्दबाजी में चूंकि क्रैश कोर्स के तहत बहुत सारे मटेरियल्स को कम समय में पढ़ाना है तो हो सकता है XY छूट जाए, लेकिन आप उससे समझ लोगे। अब चूंकि AR और MR दी हुई यहां होती है, यानी कहने का मतलब कि वस्तु का उत्पादन या बिक्री और AR में समानुपातिक संबंध होता है, यानी जिस अनुपात से वस्तु का उत्पादन बढ़ता है उसी अनुपात से AR बढ़ते चले जाता है। तो चूंकि AR और MR बराबर है तो MR भी उसी अनुपात से बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि TR और वस्तु के उत्पादन में समानुपातिक संबंध होगा, चूंकि AR स्थिर होती है। अब देखें परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, AR और MR स्थिर होता है। यह होता है AR बराबर MR बराबर P, और इसी को डिमांड लाइन भी कहते हैं, ठीक है, मांग रेखा भी इसी को कहते हैं। तो जब ये स्थिर है, यानी एक वस्तु बेचे, दो वस्तु बेचे, जितना भी हो प्रत्येक को 10 रुपए मूल्य पे ही बेचना है, तो ऐसी स्थिति में जो टोटल रेवेन्यू की रेखा होगी वो O बिंदु से 45 डिग्री का एंगल बना के निकलेगी। तो हमारा TR इस आधार पर निकलता है, एक सीधी सरल रेखा जो यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब हम TC कंसेप्ट में पहले पढ़ चुके हैं कि TC का किस तरह का बनावट होता है। यह आपका हो गया TR, अब TC आपका इस तरह का हो जाता है, यह आपका है TC, ठीक है। अब हम ये देखें कि ये दो पॉइंट पर बराबर होता है, TR और TC, एक A है एक B है, ये ध्यान दीजिए, ये दो पर बराबर होता है। यहां पर बराबर होता है, यहां जाहिर है कि क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहां पर हम उत्पादन करें या न करें हमको कुछ लागत उठानी ही पड़ेगी,
स्टार्ट में, जैसे या फर्म का फाउंडेशन देने में, जमीन खरीदने में, ये तो हमको उठाना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम यहां से उत्पादन शुरू करते हैं हमारा टीआर बढ़ता चला जाता है। और इधर क्या होता है कि चूंकि गिरती लागत का नियम काम होता है, तो इस कारण टीसी की बढ़ने की रफ्तार उतनी तेज नहीं होती है, टीसी की बढ़ने की रफ्तार धीमी होती है। अगर हम इसको इस तरह से और ले आए, इसको हम इस तरह से लाए, ये टीसी की बढ़ने की रफ्तार धीमी होती है। तो जो धीमी रफ्तार है तो इसमें क्या होगा कि टीआरटीसी में जो है सम्मिलन हो जाएगा, यानी एक बिंदु पर ये मिल जाएंगे। यहां पर क्या होगा कि जो हमारी लागत अब तक लगी थी उतने के बराबर रेवेन्यू आ गया, यानी जो उत्पादन के लिए जरूरी लागत थी और जो कुछ यहां तक पहुंचने में परिवर्तनशील लागत लगा वो उसको हमने पाट दिया है। हम अब यहां पर लॉस में नहीं है, यानी स्थिर लागत पर हम घाटा नहीं उठा रहे हैं। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर क्या होता है कि चूंकि टीआर 45 डिग्री का सीधा है, लेकिन यहां जैसे जैसे हम बढ़ते हैं लागत ह्रास नियम लागू होने से क्या होता है कि टीसी जो है वो धीमे रफ्तार से बढ़ती है और ये टीआर और टीसी के बीच में दूरी बढ़ते चली जाती है। फिर लागत वृद्धि नियम लागू होने से टीसी ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करती है। अब यहां पर जो है टीआर और टीसी के बीच में आप ये ध्यान दें कि सबसे ज्यादा दूरी इस पॉइंट पर है, या कहीं जिस पॉइंट पर होगा वहीं पर फर्म संतुलन में होगा। अब सबसे ज्यादा दूरी कहां पर है इसको हम निर्धारित कैसे करेंगे? तो चूंकि टीआर का तो एक निश्चित ढाल है, 45 डिग्री पर जा रहा है, यहां टेंजेंट का मान 1 होगा, तो अब टीसी का हमें वैसा बिंदु लें जिस पर स्पर्श रेखा खींचने पर वो टीआर के समानांतर हो जाए। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हम लेते हैं, इस बिंदु पर लेते हैं, तो इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है यहां पर वो अगर टीआर के समानांतर होता है, इसका नाम दे देते हैं टीटी1, ठीक है। तो ये टीआर के समानांतर होता है, तो इस बिंदु पर टीआर से जो हम लंब डालते हैं ये लंबात्मक दूरी सबसे बड़ी हो, टीआर और टीसी के बीच में अंतर। क्योंकि इस बिंदु के अलावा अगर हम कहीं भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये देखिए यहां तो इस स्पर्श रेखा से टीसी का कोई ताल ही मेल नहीं है, तो जहां पर है वहां पर ये दूरी छोटी हो जाती है और ये कहीं ना कहीं फिर टीसी टीआर को क्रॉस कर दे, टीसी को भी क्रॉस कर देती है। तो ये हमको सबसे अधिक दूरी मापने का तरीका क्या है कि हम टीसी पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और वो स्पर्श रेखा यानी टीटी1 टीआर के पैरेलल हो जाए, वहां पर लंब खींचने पर हमारी लंबात्मक दूरी सबसे अधिक होगी। यानी अगर यहां पर टीआर और टीसी के बीच में अंतर सबसे अधिक है तो फर्म इसी के सामने जो उत्पादन करेगा, मान लेते हैं ओएम उत्पादन करता है, तो ओएम प्रोडक्शन की मात्रा पर या बिक्री की मात्रा पर फर्म संतुलन की अवस्था में होगी। हम यही कह सकते हैं कि जहां टीआर और टीसी के बीच में सबसे ज्यादा अंतर होगा, धनात्मक अंतर होगा, वह फर्म का संतुलन बिंदु होगा। अब यह ध्यान दीजिए कि इनके लाभों को हम कैसे तय करेंगे कि कितना लाभ हुआ, इसके आधार पर हम प्रॉफिट रेखा कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए ये पहले यहां काटता है तो इससे नीचे आप मिला दीजिए और दूसरी बार यहां काटता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट यानी समस्तर बिंदु। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं, ये आएगा परीक्षा में आता है, किसी भी तरह के कंपटीटिव एग्जाम चाहे इंटर का हो या यूपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछते रहता है। समस्तर बिंदु को जो है हम यहां पर देखेंगे, तो ये समस्तर बिंदु है। इसको समस्तर क्यों कहा गया? यहां पर तो हम सिर्फ पुराने घाटे को पाटे हैं, जो हम अस्थायी पूंजी लगाए हैं यानी फिक्स्ड कॉस्ट लगाए हैं और कुछ परिवर्तनशील लागत, कि ताकि उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू की जाए और उसकी बिक्री से जो रेवेन्यू प्राप्त होती है उस रेवेन्यू को हम जो पहले की लगी हुई पूंजी है उसको सिर्फ पाटते हैं। अब लाभ तो इसके बाद मिलना शुरू होता है, इस कारण ये एक प्रकार से उत्पादन प्रक्रिया में मोड़ बिंदु होता है। इसी को हम मोड़ बिंदु भी कहते हैं। ये पॉइंट हमारा मोड़ बिंदु है। मोड़ बिंदु या समस्तर बिंदु एक ही होता है। चूंकि हिंदी माध्यम के आप छात्र हैं इस कारण मोड़ बिंदु और समस्तर बिंदु में ही आपको पूछेगा। अब चूंकि यहां पर कोई लाभ नहीं आता, अगर हम प्रॉफिट रेखा खींचेंगे तो ये यहां से शुरू होगा। अब ये लाभ बढ़ती जाती है, ये देखिए ये गैप बढ़ते जाता है। तो ये जितना टीआर और टीसी के बीच में गैप है उसकी दूरी के बराबर यहां से आप, और सबसे ज्यादा दूरी कहां है तो इस पॉइंट पर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दूरी इस पॉइंट पर है, ये है, ये यहां पर इस पॉइंट पर है। तो कितनी दूरी है तो ये यहां से यहां तक है, यहां टीआर है आपका और ये टीसी है, तो इतने के बराबर यहां पर काट दीजिए, यानी इस बिंदु पर ओएम उत्पादन पर इतना लाभ दिखाएगा। अब इस गैप के अनुसार इसको मिलाते जाइए, जितना जितना गैप हो रहा है, ये जो गैप है इस गैप के अनुसार इसको मिलाते जाइए। और इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं
कि ये जो है पुनः जीरो हो जाता है, यानी टीआर टीसी आपस में बराबर होता है, और इसके बाद लॉस में चला जाता है क्योंकि टीसी ऊपर जा रहा है, कॉस्ट ऊपर जा रहा है रेवेन्यू से, तो लॉस में जा रहा है। ये आपका टोटल प्रॉफिट की रेखा होगी। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे संतुलन की स्थिति को देखते हैं जहां एमआरएमसी दृष्टिकोण है। तो एमआरएमसी दृष्टिकोण में ये ध्यान दीजिए कि चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होगा, फिर से रिपीट कर देते हैं, ए आर बराबर एम आर, ए आर और एम आर एक पड़ी हुई रेखा होगी, वो एक से समानांतर। तो हम एम आर का इसमें एमसी से तुलना करते हैं। एम आर का एमसी से तुलना क्यों करते हैं? आप एक साधारण सी बात को समझिए। आप घर में काम करवा रहे हैं, घर में कोई काम करवा रहे हैं, तो आप मजदूरों की संख्या कहां तक बढ़वाइएगा? आप काम करवाते वक्त ये देखते हैं कि मजदूरों को एक फिक्स दर से मजदूरी देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मजदूर को हम 400 रुपया मजदूरी देते हैं, 400 रुपया मजदूरी देते हैं, तो हम 5 मजदूर लगाए हुए हैं। 6वां मजदूर लगाएंगे, उसको भी हम 400 देंगे। लेकिन हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि जो 6वां मजदूर आ रहा है, क्या वो 400 रुपए के बराबर प्रोडक्ट कर रहा है। अगर 400 रुपए के बराबर प्रोडक्ट कर रहा है, तब तो हम 6वां मजदूर लगाएंगे, अन्यथा हम 6वां मजदूर नहीं लगाएंगे। आपने क्या तुलना किया? अतिरिक्त मजदूरी और अतिरिक्त जो है अतिरिक्त मजदूरी और अतिरिक्त प्रोडक्शन से, वो मजदूर का प्रोडक्शन, तो अतिरिक्त को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल, यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। जो मजदूरी दे रहे हैं कॉस्ट हुआ, और जो मजदूर प्रोडक्शन दे रहा है, तो जब तक मजदूर हमको बेनिफिट देते जाएगा, मान लेते हैं कि 6वां मजदूर हमको 210 रुपया देता है या 410 रुपया प्रोडक्शन करके देता है, तो हम बढ़ाएंगे संख्या। फिर 7वां अगर वो 400 ही देता है तो भी बढ़ाएंगे, और 8वां यदि 399 देता है तो हम नहीं लगाएंगे। यानी हम कहां तक लगाएंगे? चूंकि हर आने वाला मजदूर हमको कुछ ना कुछ अतिरिक्त लाभ दे रहा है, तो अतिरिक्त लाभ दे रहा है, तो तब तक हम मजदूरों की संख्या बढ़ाते जाएंगे जब तक वो अतिरिक्त लाभ शून्य नहीं हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां एमआर और एमसी आपस में बराबर हो जाए। अब ये ध्यान दीजिए, तो एमआर रेखा तो पड़ी हुई होगी, और चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एमआर रेखा, एआर रेखा और प्राइस लाइन एक ही होता है। अब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को देखते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट यू आकार की होती है, ये ध्यान दीजिए। अब हमने कहा कि एमआर और एमसी बराबर होती है, तो मान लेते हैं कि ये बी बिंदु है और ये ए बिंदु है। चलिए हम यहां पर 3 स्थितियों को लेते हैं इसके बाद, और एक स्थिति ये जो है जहां पर आपस में इक्वल होते हैं। अब फर्म संतुलन में कहां आएगा? तो एमआर और एमसी तो यहां भी बराबर हो रहे हैं, लेकिन यहां पर संतुलन में नहीं आएगा, क्योंकि यह उत्पादन की शुरू की अवस्था है, यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट लगे हुए हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा? अभी उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे जैसे हम उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, उस अवस्था में क्या होगी कि हम शुरू में जो मजदूर लगाएंगे, परिवर्तनशील लागत जो लगाएंगे, तो वो तुरंत प्रोडक्शन करके हमको बिक्री से आय तो नहीं दे देगा, तो वो एक लागत लगेगी। अब चूंकि लागत में ह्रास नियम काम करता है, तो लागत में ह्रास नियम काम करने से क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक यूनिट पर उत्पादन हमारा एक तरह से बढ़ता हुआ होगा। तो प्रत्येक यूनिट पर जब उत्पादन बढ़ता हुआ होगा, तो उसको उस आधार पर यह लागत ह्रास नियम है, तो मार्जिनल कॉस्ट की रेखा नीचे गिरती हुई होगी, और मार्जिनल कॉस्ट की रेखा नीचे गिरती हुई होगी तो ये एमआर को काट देगी। यहां पर क्या हुआ? पुरानी तमाम लागतों को यह पाट देती है, अतिरिक्त लागतों को यह पाटते चली जाती है। और अतिरिक्त यहां पर जैसे मान लेते हैं कि अगर यहां से हम शुरू करते हैं, तो इस यूनिट पर देखिए इतना हमको लॉस आ रहा है, यहां पर ये जो अतिरिक्त लग रहा है, ये लॉस हमको एक एक यूनिट ये देते चला रहा है। हम लगा ज्यादा रहे हैं, गेन कम कर रहे हैं, लगा ज्यादा रहे हैं, गेन। लेकिन ये एक चीज देखिए कि टेंडेंसी क्या बन रही है कि जो हमको प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट पर लॉस हो रहा है, ये गिरते चला जा रहा है नीचे की ओर, डाउनवर्ड्स हो रहा है। तो चूंकि डाउनवर्ड्स हो रहा है, तो हम प्रेरणा पाएंगे कि हम उत्पादन को और आगे बढ़ाएं। जब आगे बढ़ाते हैं तो ये जो लगता है, ये चौथा करके यहां लगता है, ये इसकी लागत और इसकी रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाती है, यानी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होती है। तो हम यहां पर उत्पादन रोक नहीं देंगे, यहां मेरा संतुलना अवस्था नहीं है, यहां मेरा लाभ अधिकतम नहीं हो रहा है, क्योंकि संतुलना अवस्था वही होता है जहां से उत्पादक हटना नहीं चाहे, और उत्पादक हटना वहीं से नहीं चाहेगा जहां पर वो टोटल बेनिफिट उसका मैक्सिमम हो जाए। तो यहां पर मेरा लाभ, अभी तो हम पुरानी लागतों को पाट रहे हैं, जो यानी कहने का मतलब है कि जो अतिरिक्त लागत पर हम घाटा हो रहा था, वो अतिरिक्त लागत पर अब मेरा यहां घाटा नहीं हो रहा है। अब हम आगे बढ़ाते हैं, चूंकि लागत ह्रास नियम काम कर रहा है, एमआर पड़ी हुई है, तो जाहिर है कि अब प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट जो हम लगाएंगे वो एमआर से नीचे होगा। अब मान लेते हैं कि यहां पर हम लगाते हैं, तो यहां पर मान लेते हैं कि एमआर 10 है, और ये मार्जिनल कॉस्ट हमारा आ रहा है आपका यहां पर 5,
तो ये 5 रुपए के बराबर हमको ये मजदूर मुनाफा दिया। अब चूंकि ये हमें मुनाफा दे रहा है तो मुनाफा उत्पादन के लिए प्रेरणा होता है, तो हम और आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इस पर मार्जिनल कॉस्ट 3 ही है, तो ये हमको कितना दे रहा है 7। अब यहां पर ये भी हमको मान लेते हैं कि यहां पर 5 लग रहा है, ये भी 5 दे रहा है। अब ये ध्यान दीजिए कि यहां पर आपको लगेगा कि तब यहां तो सबसे ज्यादा दे रहा है, सबसे ज्यादा नहीं दे रहा है। वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का गैप सबसे ज्यादा है, टोटल बेनिफिट सबसे ज्यादा नहीं है। टोटल बेनिफिट तो प्रत्येक यूनिट का अलग अलग जोड़ेंगे तब ना निकलेगा। ये तो एक एक यूनिट जो अतिरिक्त लगाते जा रहे हैं उसका है, तो उसका है। तो आप देख लीजिए अगर यहां सबसे ज्यादा है तो यहीं पर उत्पादन अगर हम रोक देते हैं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हम उत्पादन रोक देते हैं, तो आपका टोटल रेवेन्यू आ रहा है 5 + 7, टोटल प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है 5, आपका लग रहा था 10, आप लगा रहे थे 5, तो यहां पर प्रॉफिट 5, यहां पर 7, तो 12। लेकिन जब हम उत्पादन को और आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ये यूनिट जो है ये भी 5 हमको प्रॉफिट दे रहा है, तो ये 12 × 5 = 17। और चूंकि यहां तक आगे भी हम लगाते जाएंगे, तब तक लगाते जाएंगे जब तक मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के नीचे रहेगा। और लगाना हम तब बंद कर देंगे जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का गैप 0 हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये 2 देता है, 1 देता है, तो कुछ ना कुछ तो ऐड ही होते चला जा रहा है ना। 17 दूनी 9 से 20, देखिए टोटल बेनिफिट। अब इस यहां पर जब आता है तो यहां से हम लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब ये मार्जिनल कॉस्ट चढ़ती हुई है, मींस लागत वृद्धि नियम के तहत काम कर रही है, और लागत वृद्धि नियम के तहत काम कर रही है। तो अब आगे क्या होगा कि ये प्रत्येक यूनिट पर लॉस देगा, और उस अवस्था में हम जाना नहीं चाहेंगे, और धीरे धीरे ये लॉस बहुत बड़ी होती जाएगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट की रेखा थोड़ा सा OY की तरफ सीधी होती चली जाती है। तो हम यहीं पर उत्पादन बंद कर देंगे, यानी अगर ये OM है उत्पादन, तो OM मेरा संतुलित उत्पादन स्तर होगा। तब क्या रिजल्ट निकला कि पहला इसमें निकल रहा है कि MR = MC, पहला शर्त, और दूसरा MC MR को चढ़ती अवस्था में काटे, यानी MR ये है तो MC ये पॉइंट ये चढ़ती अवस्था में काटे, यानी नीचे से काटे। दूसरा शर्त आप ये लिखेंगे। तो यही 2 शर्त होती है MR MC के आधार पर, पहला MR = MC और दूसरा कि MR MC को चढ़ती अवस्था में काटे। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में एक फर्म कितनी अवस्थाओं से गुजरेगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में एक फर्म 3 अवस्थाओं से गुजर सकती है। चूंकि अल्पकाल है तो अल्पकाल में क्या होते हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो चूंकि कुछ साधन स्थिर होते हैं तो स्थिर साधनों को हम अल्पकाल में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अल्पकाल में चेंज नहीं कर सकते हैं तो कीमत के अनुसार हम उत्पादन को समायोजित उसमें हम नहीं कर सकते हैं, मैंने मनचाहा इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें तो अल्पकाल एक वैसी अवस्था है जिसमें उत्पादन के सारे साधनों को हम समायोजित नहीं कर सकते हैं डिमांड के अनुसार। तो उस अवस्था में संतुलन बिंदु पर फर्म लाभ में भी हो सकता है, फर्म सामान्य लाभ में भी हो सकता है, और फर्म हानि में भी हो सकता है। अब इन तीनों स्थितियों को हम बारी बारी से देखेंगे कि फर्म लाभ की स्थिति में कब होगा अल्पकाल में, फर्म हानि की स्थिति में कब होगा, और फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में कब होगा। अब इसमें यहां लाभ को आपके किताब में जो है असामान्य लाभ दिखाया गया है, तो आप असामान्य लाभ ही समझिए। अब सबसे पहले हम इसको संतुलन हमको स्थापित करना होगा कि एक फर्म संतुलन में कहां आएगा। तो संतुलन के लिए जाहिर है कि AR = MR को मार्जिनल कॉस्ट रेखा को काटना होगा, जाहिर है। तो हम मान लेते हैं कि ये है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, जो इसको काट दिया। चलिए हम इतना भाग छोड़ के आते हैं। मार्जिनल कॉस्ट की रेखा ये है, SMC आपका ये है। चूंकि अल्पकाल है तो SMC दे दीजिए, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि फर्म लाभ कमा रही है या हानि कमा रही है। तो लाभ कमाने, अब यहां पर उत्पादन का संतुलन बिंदु क्या होगा, तो OM अगर उत्पादन कर रहा है तो OM उत्पादन पर संतुलन बिंदु में आएगा। मान लेते हैं कि यह बिंदु E है, तो E को हम क्या कहेंगे, संतुलन बिंदु, संतुलन बिंदु, और संतुलित उत्पादन OM, ये आपका संतुलित उत्पादन होगा। अब इस अवस्था में फर्म लाभ कमा रही है हानि कमा रही है, इसको देखने के लिए हम किससे तुलना करेंगे, ये ध्यान दीजिए। तो इसको देखने के लिए हम लाभ और हानि की गणना करने के लिए हम औसत लागत और औसत रेवेन्यू की तुलना करेंगे, क्योंकि आप लाभ हानि की गणना जब भी करते हैं तो वो कीमत के आधार पर करते हैं,
और पूर्ण प्रतियोगिता में या किसी भी मार्केट में कीमत क्या होती है? तो कीमत एवरेज रेवेन्यू होती है, जो आपको पहले के क्लास में हम कंसेप्ट में क्लियर कर चुके हैं। तो हम कीमत की तुलना करेंगे उस पर लगी हुई लागत से। तो हम इस परिस्थिति में हम देखेंगे कि इस संतुलन बिंदु पर एवरेज कॉस्ट की क्या स्थिति है। तो एवरेज कॉस्ट बनाते समय यह ख्याल रखिएगा, यह नहीं कि जैसे मन बुझाया वैसे घी दीजिएगा। इसमें यही चीज ध्यान देना है। अर्थशास्त्र में बहुत सारे बुक्स में भी कभी कभी थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, वो गलत है। शॉर्ट एवरेज कॉस्ट हम इसको रखते हैं। जब भी एवरेज कॉस्ट को काटे में आप खींचे तो जो है मार्जिनल कॉस्ट काटे तो उसके न्यूनतम बिंदु से ही काटे। ये देखिए यहां न्यूनतम बिंदु से ये काट रहा है, ये नहीं कि इसके साइड से निकल जाएगा, इस साइड से निकल जाएगा, इसके न्यूनतम बिंदु पर काटेगा। ठीक है, अब हम ध्यान देते हैं इस पर कि जो है यहां पर ये तो तय बात है कि शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, यानी हम ये कहें, ये देखिए इस जगह पर ये आ रहा है आपका, चलिए ये आ रहा है तो मान लेते हैं कि हमारा 10 रुपया AR है और 8 रुपया आपका यहां एवरेज कॉस्ट है। संतुलन बिंदु OM EM है, ई पॉइंट संतुलन तो उत्पादन OM है, और OM पर आपकी AR कितनी है तो E से M तक आपका AC कितना है, यानी प्रति इकाई लागत क्या लग रहा है, औसत लागत क्या लग रहा है। आप एक चीज सोचिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप 10 वस्तु का उत्पादन किए तो आप लाभ हानि की गणना कैसे कीजिएगा? तो आप ये नहीं कीजिएगा कि 10 वस्तु की कीमत कितना था, कितना में बेचे तो 5 रुपए वस्तु बेचे तो 50 रुपया, लागत कितना लगा था तो 4 रुपए हर पर लागत लगा, या मान लेते हैं कि टोटल लागत 40 लगा, तो इसका मतलब है कि प्रति इकाई लागत हमारा 4 रुपया लगा। अब एक इकाई लागत का, एक इकाई लाभ जो है आय का, दोनों के अंतर निकाल लिए, यानी आय हमारा था 5 रुपया एक इकाई पर, चूंकि 50 आया था तो एक इकाई पर 5 माइनस 4 तो 1 हुआ एक इकाई पर। कुल कितना आप उत्पादन किए थे तो 10, तो एक इकाई पर लाभ 1 रुपया, तो 10 इकाई पर 10 रुपया। तो आपने क्या तुलना किया? औसत लागत और औसत आय की ही ना, चूंकि P जो होता है वो AR होता है। तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि ये 2 रुपया, ये जो बीच वाला गैप है, मान लेते हैं कि ये E से L है, तो ये E से L 2 रुपया आपको क्या दिखा रहा है? प्रति इकाई लाभ। अब कुल लाभ आपको कितना मिलेगा? तो इस आयत जो ये है आपका, मान लेते हैं कि यहां पर हम नाम दे देते हैं PR, और ये L के जगह पर मान लेते हैं कि हम S रख लेते हैं। तो ये PRSE के क्षेत्रफल के बराबर, ये जो एक आयत बन रहा है इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर। यानी हम ये देखें कि तो ये RS बराबर कितना होगा तो OM जितना है, यही ना उत्पादन दर्शा रहा है। तो ये उत्पादन मान लेते हैं कि 10 इकाई का हुआ है तो ये RS हो जाएगा 10। अब प्रति इकाई आपका लाभ कितना हो रहा है तो 2 रुपया। ठीक है, तो इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी 20 रुपया टोटल बेनिफिट हमको इसमें दर्शाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जो है इसमें स्थिर लागत कितना है और परिवर्तनशील लागत कितना है। इस लाभ की स्थिति में परिवर्तनशील लागत की स्थिति क्या है ये देखेंगे। तो परिवर्तनशील लागत जब भी होगा तो एवरेज कॉस्ट के नीचे होगा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों जुटा हुआ होता है। तो मान लेते हैं कि ये इसका परिवर्तनशील लागत है, हम यहां से उठाते हैं। इसको भी खींचते समय ये ध्यान रखिएगा कि MC इसके सबसे न्यूनतम बिंदु को काटे। यहां देखिए सबसे न्यूनतम बिंदु को काट रहा है। ठीक है, तो ये SAVC शॉर्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो शॉर्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में एक ध्यान दीजिए कि पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि शॉर्ट एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में शुरू में गैप बड़ा रहता है और अंतिम में ये गैप छोटा होते चला जाता है। ये सटने की प्रवृत्ति रखेगा लेकिन सटेगा नहीं, क्योंकि सट जाने पर क्या होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट 0 होगा और 0 फिक्स्ड कॉस्ट पर प्रोडक्शन संभव नहीं है। तो अब यहां देखिए कि यहां पर ये मान लेते हैं कि S है और इस जगह पर Q है, तो ये S से Q तक की दूरी जो है ये आपका जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट हुआ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी उसको हम कहेंगे AFC। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ध्यान दीजिए कि M से लेकर के एवरेज कॉस्ट कहां है, यहां पर S पॉइंट पर है, तो S से M तक तो आपका एवरेज कॉस्ट हुआ। एवरेज कॉस्ट की रेखा यही ना टच कर रही है, तो S से M तक आपका एवरेज कॉस्ट और M से Q तक आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो S से M तक तो मान लेते हैं कि ये आपका आता है और ये 6 है, सपोज दैट, या 7 है। चलिए, तो आपका एवरेज कॉस्ट कितना आया 8 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है
7। तो एवरेज कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो क्या निकलेगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो 1 यानी एसक्यू की दूरी हमारा 1 है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों पर यह मुनाफा कमा रहा है। स्थिर लागत पर भी मुनाफा, परिवर्तनशील तो और नीचे है, और यहां परिवर्तनशील में हम एसक्यू जोड़ते हैं तब मेरा स्थिर लागत, यानी 1 रुपया जोड़ते हैं तब मेरा स्थिर लागत आता है। परिवर्तनशील लागत पर तो ये, अगर यहां परिवर्तनशील लागत पर लाभ निकालना हो तब तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक टोटल ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंतर तो था औसत से और 1 अंतर हो गया फिक्स से, तो 3 हो गया, तब तो टोटल लाभ 30 रुपया हो जाएगा परिवर्तनशील पर। यानी परिवर्तनशील पर भी लाभ कमा रहा है और फिक्स पर भी लाभ कमा रहा है। तो यहां पर जो है फर्म उत्पाद, यह जो है फर्म लाभ में है, इसी को हम कहेंगे जो है लाभ की स्थिति या असामान्य लाभ की स्थिति। ओके, हम समझते हैं, यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं, अब दूसरी स्थिति को हम देखते हैं कि फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म सामान्य लाभ, सामान्य लाभ को ही हम शून्य लाभ भी कहते हैं, यह ध्यान दीजिए। सामान्य लाभ क्या है, पहले इसको समझ लीजिए दिमाग में थोड़ा सा 2 लाइन में। सामान्य लाभ का मतलब है व्यक्त लागतें, यानी जो हम मजदूर को मजदूरी देते हैं, पूंजी पर ब्याज देते हैं वो, और प्लस जो साहसी का खुद का अपना, साहसी का जो खुद का अपना अवसर लागत होता है उसको, यानी जो वो खुद काम करता है, अगर वो खुद उत्पादन न करके निकट वैकल्पिक मूल्य में कहीं वो काम करता तो वो भी होगा ना। मान लेते हैं कि जो साहसी अगर वहां उत्पादन करने के बजाय दूसरी जगह काम करता है जहां सर्वश्रेष्ठ वेतन उसको 75,000 मिलता है, उस काम को छोड़कर इसमें लग रहा है, तो 75,000 भी उसकी लागत में जोड़ी जाएगी। तो एक उत्पादक को उत्पादन करने के लिए जो व्यक्त लागतें हैं और जो अवसर लागत है, उन दोनों के बराबर कम से कम उत्पादन के रेवेन्यू से आना चाहिए। अगर उतना नहीं मिल रहा है तो उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा। उतना जो मिल रहा है इसी को सामान्य लाभ कहते हैं, उससे ऊपर जो मिलता है उसको हम असामान्य लाभ कहते हैं। तो सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होगा? तो बहुत इजी है ये इसको कोई ज्यादा कठिन ये नहीं होता है, ये ध्यान दीजिए। ये आपका तो AR बराबर MR होगा, इसको बार बार ये ज्यादा इस पर जोड़ नहीं देंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहले संतुलन स्थापित कर लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट ले लीजिए। तो मार्जिनल कॉस्ट इसको नीचे से काट रही है, तो ये मान लेते हैं कि OM उत्पादन पर संतुलन में है। अब हम देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट की क्या स्थिति है। तो एवरेज कॉस्ट अगर यहां पर काट देती है, ये Q बिंदु है, तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं क्या कि AR भी QM और AC भी QM, तो कॉस्ट भी उतना ही, रेवेन्यू भी उतना ही, मतलब कोई लाभ नहीं, कोई जो है असामान्य लाभ वहां पर नहीं मिल रहा है। तो इसको हम शून्य लाभ की स्थिति बोलते हैं, और ये शून्य लाभ की स्थिति सामान्य लाभ भी है, क्योंकि इसमें अवसर लागत आपका और व्यक्त लागत जुड़ा हुआ होता है, ये यहां पर दिखाया नहीं जाता है। तब हमारा रिजल्ट क्या निकला कि जहां AR बराबर MR बराबर AC बराबर MC, ये चारों आपस में बराबर हो जाए, ये सामान्य लाभ की स्थिति है अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का। इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा, ये भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के इंटर में तो सिलेबस में पढ़ना ही पढ़ना है। क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में एक फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में तब होगा जब AR बराबर MR बराबर AC बराबर MC। ठीक है, ये चारों आपस में, ये देखिए AR बराबर MR तो खुद होगा ही, और ये क्या हो गया, AC भी इस पॉइंट पर बराबर हो गया, यहीं पर ना संतुलन में है, तो इस पॉइंट पर AC भी बराबर में हो गया। मार्जिनल कॉस्ट भी इस जगह पर आके काट रही है इसको, क्योंकि संतुलन के लिए शर्त था, तो संतुलन के लिए तो यही हो गया कि संतुलन का शर्त क्या है, MR बराबर MC, और चूंकि MR बराबर AR इसलिए AR बराबर MR बराबर MC, और वहां एवरेज कॉस्ट चूंकि AR के बराबर होने पर सामान्य लाभ होता है, तो इस चलते AR बराबर MR बराबर MC बराबर AC, ये चारों आपस में इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब हम देखेंगे कि फर्म हानि की स्थिति में कब आता है। तो फर्म हानि की स्थिति में तय बात है, अभी आपने देखा कि जब एवरेज कॉस्ट नीचे रहेगा, जब एवरेज कॉस्ट नीचे रहेगा तो फर्म लाभ हो जाएगा, लाभ की स्थिति में आएगा, यानी AR ऊपर रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि एवरेज कॉस्ट जब नीचे जाएगी तो फर्म हानि की स्थिति में होगी। तो फर्म हानि की स्थिति में होगी तो उसके लिए आप सबसे पहले रेखा बनाने में आप एक कीजिएगा कि पहले संतुलन स्थापित कीजिए। तो संतुलन के लिए हम क्या करेंगे,
एम आर को एमसी से काट देंगे। एम आर किसके बराबर होगा, ए आर के, और किसके बराबर होगा, पी का। ये डिमांड लाइन भी है, फिर से बोल दे रहा हूं। अब देखिए संतुलन ओएम पॉइंट पर है, उत्पादन को ओएम स्तर पर, ये आपका क्यू बिंदु संतुलन का बिंदु है। अब हम देखेंगे कि फर्म को लाभ मिल रहा है संतुलन ओएम उत्पादन पर लाभ मिल रहा है कि हानि मिल रही है। तो इसके लिए हम किससे तुलना करेंगे, ए आर का तुलना करेंगे हम एसी से, कि ए आर ग्रेटर है कि एसी ग्रेटर है। तब हम एवरेज कॉस्ट को हम यहां पर देखते हैं कि संतुलन बिंदु पर एवरेज कॉस्ट का है, तो देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट तो यहां है एसी। तो एवरेज कॉस्ट जब यहां है तो ये ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि ये 10 है और इस उत्पादन पर ओएम पर एवरेज कॉस्ट जब परपेंडिकुलर एवरेज कॉस्ट से लंबवत मिलाने पर ये 12 होता है, तो इसका मतलब है कि 2 रुपए प्रति यूनिट हमको हानि हो रही है। अगर ओएम 10 यूनिट है तो 10 गुना 20 यानी इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हमको हानि हो रही है। तब हानि की स्थिति में क्या होगा कि एसी इज ग्रेटर देन ए आर, तो फर्म क्या होगी, हानि की स्थिति में होगी। सूत्र को याद रखिएगा, एसी इज ग्रेटर देन ए आर। और हम कहते हैं कि सूत्र याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जब आपके दिमाग में डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप सूत्र तो खुद निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि एक अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म उत्पादन न करने की स्थिति में कब होगा, यानी उत्पादन वह नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसको देखें पहले एक डायग्राम से, फिर इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमको क्या करना है किसी भी ये में, कि सबसे पहले हमको जो है संतुलन स्थापित करना है। तो संतुलन स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ए आर बराबर एम आर ये रेखा है, तो पहला जो हमारा काम है वो हम मान लेते हैं कि एमसी से हम कट आउट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट से, तो हमारा संतुलन यहां पर स्थापित हो गया। अब ये संतुलन बिंदु को हम मान लेते हैं कि ई है, इसको हमने नाम दे दिया संतुलन बिंदु। हमारा उत्पादन कितना है, तो ओएम है। अब हम देखेंगे कि जो है फर्म की स्थिति क्या है, यानी जो है एवरेज कॉस्ट क्या है। तो हम एवरेज कॉस्ट को देखते हैं, तो एवरेज कॉस्ट यहां पर ये है, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है। जाहिर है कि इस बिंदु पर फर्म हानि उठा रही है। अब हम देखते हैं कि फर्म क्या उत्पादन इस बिंदु पर करेगी, तो फर्म उत्पादन करेगी कि नहीं करेगी। एक बात तो तय है कि फर्म हानि उठा रही है। हानि में भी फर्म कभी कभी उत्पादन करते रहती, तब करते रहती जब कम से कम जो परिवर्तनशील लागत वो लगा रहा है। ठीक है, फैक्ट्री का बिल्डिंग बनाया उसके बराबर तो हमको नहीं रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन जो हम मजदूर लगा रहे हैं पर डे, उतने के बराबर यदि आय हो रही है तो फर्म जरूर जो है क्या उत्पादन को जारी रखेगा। तो वो जो मजदूर पर डे लगा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट की स्थिति क्या है। तो वेरिएबल कॉस्ट में सबसे वेरिएबल कॉस्ट को तो हम नहीं लगा सकते हैं, वहां पर हम स्थिति की तुलना करने के लिए किसको लगाएंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप क्या होता है कि शुरू में ये एसी से ज्यादा दूरी पर रहता है और बाद में सटने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन ये चीज हम बार बार कर रहे हैं कि जब भी आप कोई भी कॉस्ट कर खींचिए तो जो एमसी से उसका कटआउट पॉइंट है वो हमेशा उसके न्यूनतम बिंदु पे ही काट के निकलना चाहिए। ये आप रेखा बनाते घड़े सावधानी रखिएगा। अब हम तुलना करते हैं, देखते हैं। ये तो एवरेज कॉस्ट है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ए आर यहां है, हम यहां देख रहे हैं कि यहां तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर भी घाटा हो रहा है, यानी परिवर्तनशील लागत की भी पूर्ति नहीं हो रही है। तो जब हम जो मजदूर लगा रहे हैं उसकी भी मजदूरी के बराबर हमको नहीं आ रही है। बिल्डिंग और अन्य प्रॉपर्टी जो अस्थायी प्रॉपर्टी है उस पर तो मेरा घाटा हो ही रहा है, मजदूर की मजदूरी पर भी नहीं जुट रहा है, तो हम क्यों उत्पादन करेंगे। यह सामान्य विवेक वाला नियम है, समझ है। तो ऐसी स्थिति में फर्म उत्पादन नहीं करेगी। और इस अवस्था में यही नहीं होगा, अगर उत्पादन करेंगे तो ये देखिए क्या होगा। अब मान लेते हैं कि ये जो है ये पॉइंट अगर ए है, यहां बी है, यहां सी है और यहां डी है, ये ई एफ है, यहां तो ई पॉइंट पहले से हम दे दिए हैं। तो ये ध्यान दीजिए, अगर उत्पादन करता है फर्म तो ए आर तो आपका ईएम के बराबर ही है ना, लेकिन आपका एसी कहां है, बीएम के बराबर। तो हानि कितनी हो रही है पर यूनिट, बीई के बराबर। कुल हानि कितनी हो रही है, तो ए एफ ई बी क्षेत्रफल के बराबर, ए एफ ई बी क्षेत्रफल के बराबर। अगर उत्पादन बंद कर देता है तो कम से कम परिवर्तनशील लागत तो नहीं ना लगाएगा। तो परिवर्तनशील लागत नहीं लगाएगा तो सिर्फ हमको यहां से यहां तक तो परिवर्तनशील लग रहा है ये जो है, तो ये परिवर्तनशील लागत यहां से घटेगा ना, यानी इस एरिया के बराबर तो हम हानि से बच जाएंगे। तब हमारा हानि सिर्फ रह जाएगा ए डी सी बी के बराबर ही ना।
यानी सिर्फ हम फिक्स्ड कॉस्ट पर घाटा उठाएंगे, ये परिवर्तनशील लागत पर हम घाटा नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फर्म को उत्पादन बंद कर देने में फायदा है, न कि उत्पादन को जारी रखने में, क्योंकि उत्पादन बंद कर देगा तो कम से कम परिवर्तनशील लागत का घाटा वो नहीं उठाएगा, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का घाटा उठाएगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म हानि की स्थिति में कब उत्पादन जारी रखेगा। हाँ, अब ये इसी ग्राफ पर आप समझ सकते हैं कि हानि की स्थिति में भी कब उत्पादन जारी रख सकता है, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो था, ये वाला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एआर के नीचे से आता तो फर्म उत्पादन जारी रखता, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो जो है वो कम से कम पूरा कर रहा है ना। तो हम अगले ग्राफ में क्या करने वाले हैं, एसी तो ऊपर जरूर रहेगा एआर से, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एआर के नीचे जाने वाला है, तब ना हम वेरिएबल कॉस्ट पर बेनिफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। इसमें अगर आप अंक पर भी इसको बैठाना चाहो तो आप बैठा सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ टोटल यहां से यहां तक अगर 15 है, यहां से यहां तक अगर 13 है और ये है 10, तो आप समझ सकते हो कि टोटल तो हमारा जो है लॉस हो रहा है कितना 10 हमारा एआर है और जा कितना रहा है 15, तो 5 और 5 में कितने हिस्से हैं ये देखिए। ये यहां तक तो वेरिएबल है, तो 10 से 13 यानी ये 12 हम मान लेते हैं यहां पर, तो 10 से 12 के बीच में वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, यानी 2 रुपया हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और 3 रुपया हमारा क्या आ रहा है 12 से 15 के बीच में 3 रुपया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम ये ही 3 रुपया ना पर यूनिट हानि उठाएंगे अगर हम उत्पादन बंद कर देंगे तो, और उत्पादन चालू रखेंगे तो ये भी हानि उठाएंगे, यानी 5 रुपए पर यूनिट। तब हमारा क्या होगा कि टोटल हानि जो इसमें होगा हमारा, मान लेते हैं कि OM बराबर 10, तो 10 गुने 5 50 होगा जब हम उत्पादन जारी रखेंगे तो, और जब हम उत्पादन बंद कर देंगे तो सिर्फ मेरा होगा 10 गुने 3 यानी फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के वस्तुओं की संख्या गुणनफल के बराबर, तो 30। तो हम ये 20 रुपया हानि से तो हम बच जाएंगे ना, ये जो वेरिएबल कॉस्ट वाला हानि है 20 रुपया, इससे हम बच जाएंगे। चले नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये जो है इतना देखने के बाद छात्रों एकदम बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि ये जो है अर्थशास्त्र बिल्कुल जो है कर्व और लाइन का कंसेप्ट है, न कि इसको बाकी जो है सब्जेक्ट की तरह इसको हम बोल और लिख के काम चला सकते हैं। अगर कर्व का कंसेप्ट और गणितीय कंसेप्ट आपका सही है तो इसको आप पकड़ सकते हैं। तो हम फिर बार बार कर रहे हैं कि आप किताब में रटने की अपेक्षा कर्व को समझने पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, और खासकर जो मैं यहां बता रहा हूं इस पर आप ज्यादा गौर करेंगे। अब देखिए हमने क्या कहा कि फर्म कब तक हानि में भी उत्पादन जारी रखेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या हमने आपको कहा कि सबसे पहले संतुलन की अवस्था ले आइए। तो संतुलन कहां पर होगा, तो AR/MR पहले हम खींच देंगे, दोनों एक ही होगा या प्राइस लाइन एक ही होगा। चलिए अब हम इसको संतुलन के लिए क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट से कट आउट करवा देंगे। SMC से सब अल्पकाल में पढ़ रहे हैं, अल्पकाल बार बार बोले या ना बोले दिमाग में रखिए कि अल्पकाल में पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हमारा ये क्या हुआ, ई बिंदु पर संतुलन बिंदु होगा, ये पॉइंट है, ये हमारा क्या होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्म लाभ में है कि हानि। तो लाभ हानि की स्थिति की आप किससे तुलना कीजिएगा, तो पहले बताए थे कि AR और AC में तुलना करेंगे। तो हम AC को देखेंगे कि AC कहां है। तो AC खींचते समय हमने आपको क्या कहा कि ये ध्यान दीजिएगा कि SMC और AC में जहां पर क्रॉस हो वो AC का सबसे न्यूनतम पॉइंट होना चाहिए। देखिए ये सबसे न्यूनतम पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि इस OM उत्पादन पर या 10 यूनिट उत्पादन पर, यही इसी के सामने संतुलन हुआ था, अतः जितना उत्पादन हुआ इस पॉइंट के सामने वही संतुलित उत्पादन स्तर होगा। इस OM के सामने हमारा एवरेज कॉस्ट कितना है, तो एवरेज कॉस्ट हमारा ये लग रहा है। अब ये अगर ये है और इसको हम S मान लेते हैं, ये ध्यान दीजिए, इधर हम इसको P मानते हैं और ये R मानते हैं। अब मान के चलिए P के बराबर 10 और R के बराबर 15। चलिए तो हमको क्या हो रहा है, ये 5 रुपए प्रति यूनिट यानी AC के बराबर हमको हानि हो रही है। हानि हो रही है तो साफ देखने पर लगेगा कि उत्पादन हम नहीं करेंगे। जब हानि हो रही है तो क्या उत्पादन करेंगे, लेकिन दो चीजें हैं। अब हम उस हानि को देखेंगे कि हानि मेरे क्या हो रही है, अस्थायी पूंजी पर यानी स्थिर पूंजी पर कि जो चल पूंजी है उस पर, यानी जो वेरिएबल पूंजी है उस पर हो रही है। अगर वेरिएबल पूंजी पर हमको लाभ मिल रहा है तो हम उत्पादन जारी रखेंगे, क्योंकि वही लाभ एक दिन
स्थिर पूंजी की हानि को भी पाटेगी। तो वेरिएबल पूंजी पर हमको लाभ या हानि मिल रहा है, तो इसके लिए हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जानना होगा कि वो मेरा क्या है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की स्थिति जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इस पॉइंट पर ये आ रहा है, इसका कंसेप्ट ये आ रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें भी क्या करना है, जब भी आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाइए तो जब एमसी से क्रॉस कीजिए तो एमसी उसके न्यूनतम बिंदु से ऊपर की ओर और चढ़ते वक्त में न्यूनतम बिंदु पर काटे, ये ध्यान रखना है, ये डायग्राम बनाने में ध्यान रखना है। बाकी ज्यामिति के जो कंस्ट्रक्शन है उसके तरह आप नकल करने की कोशिश मत कीजिए कि सर इतना ऐसे घुमा है तो हम ऐसे ही घुमा है। आपका हैंड फ्री हैंड होना चाहिए, नियम का पालन होना चाहिए। नियम क्या था, जब भी मार्जिनल कॉस्ट किसी भी रेखा को काटेगी, किसी भी एवरेज कॉस्ट को काटेगी तो उसके न्यूनतम बिंदु पे ही काटेगी। ये माइंड में ध्यान रखना है, कभी दाएं बाएं मत काटिएगा, एकदम बिल्कुल कह दे रहे हैं, कभी दाएं बाएं। बड़े बड़े राइटर ये गलती कर देते हैं, लेकिन हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप ये नहीं करेंगे। अब हम इस पॉइंट पर देखते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहां है, तो हम इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि ए बिंदु है, तो ये यहां है, यानी ए आर एवरेज रेवेन्यू हमारा ईएम मिल रहा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एबीसी मेरा कितना है, एएम। तो एएम देख रहे हैं कि ईएम से नीचे है, इसका मतलब है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर हमको लाभ कितना मिल रहा है, ईए के बराबर। अब चलिए आंकिक विश्लेषण के लिए जो आप लोग के नीचे क्लास में ज्यादा आसानी से समझ में आती है, उसके लिए हम इसको 8 दे देते हैं और यहां पर बी पॉइंट दे देते हैं। अब देखिए आपका एआर कितना था 10, एबीसी कितना है 8, तो आपको एवरेज प्रॉफिट एबीसी पर कितना हो रहा है 10 माइनस 8 बराबर 2। तो हमको एवरेज एबीसी पर प्रति इकाई 2 रुपया लाभ मिल रहा है। ओके, तो एवरेज, अब ये 2 रुपया जो हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर ये मिल रहा है और इस पर 5 रुपया हमको जो है हानि मिल रहा है एवरेज कॉस्ट पर, तो ये 2 रुपया इसके हानि को कम करेगा ना, अतः हम उत्पादन को जारी रखें, क्योंकि ये लाभ दे रहा है। जो हम मजदूर लगा रहे हैं उसकी मजदूरी से हमको ज्यादा आ रहा है, तो जो ज्यादा आ रहा है वो क्या करेगा, फिक्स्ड कॉस्ट के हानि को पाटेगा, तय बात है। क्योंकि यहां तक तो वेरिएबल लग रहा है, तो जो इससे के बराबर है ये फिक्स्ड कॉस्ट है ना, तो इसका 2 रुपया पाट रहा है ना, अगर हम ना उत्पादन करते, ठीक है, तो ये आपका जो है, ठीक है, तो ये यहां पर RASB के बराबर हानि उठाना पड़ता है। RASB के, अगर आप जो है न उत्पादन करते तो तय बात है कि आपको RASB के बराबर हानि आपको उठाना पड़ता है ना। तो ये इस स्थिति में PBEA के बराबर स्थिर लागत को जो है, PBEA के बराबर स्थिर लागत को ये पूरा करती है। अगर यहां फर्म उत्पादन बंद कर देती तो उसे RSAB के बराबर हानि उठाने पड़ता, जो स्थिति में RSEP से PEAB के बराबर अधिक है, PEAB के बराबर अधिक है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इसको समझ गए होंगे, क्योंकि न उत्पादन करने की स्थिति में आपको क्या होता है कि न उत्पादन करने की स्थिति में आपको टोटल हानि जो है यहां पर पूरे इस एरिया के बराबर उठाना पड़ता, और उत्पादन करने में ये परिवर्तनशील लागत पर जो लाभ हो रहा है उसको जो है वो इस कुल हानि में इस एरिया के बराबर कटौती कर दे रही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। यह है कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हानि में एक फर्म कब तक उत्पादन जारी रखेगी, यानी कब तक उत्पादन जारी रखेगी, यह ध्यान दीजिए। अब पिछला में और इसमें एक अंतर है। पिछला प्रश्न में हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें क्या था कि कब उत्पादन जारी रखेगी, इसमें है कि कब तक उत्पादन जारी रखेगी, यानी कहां पर उत्पादन को वो बंद कर देगा, कब तक उत्पादन जारी रखेगी। तो इस स्थिति में हम देखें कि ये इसका सबसे पहले हमको क्या करना है कि संतुलन स्थापित करना है, और संतुलन स्थापित करने में पहले हमको एमआर और एसी को
हम यहां पर ये कर दें, पहले हम MC से MR को काट दें, MR बराबर AR बराबर P, ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब हम देखें कि फर्म लाभ में है कि हानि में है, तो लाभ और हानि के लिए हम AR और AC की तुलना करेंगे। तो ये देखिए हमारा शॉर्ट AC हो गया, ठीक है। अब ये तय बात है कि इस बिंदु पर OM बिंदु पर संतुलन उत्पादन में होगी, और यहां से यहां तक फर्म हानि उठा रही है। अब यहां से यहां तक हानि उठा रही है इस स्थिति में, तो आप ये देखिए कि यहां पर ABC क्या है। तो हम मान लेते हैं कि इसका ABC ये है। ABC का क्या है स्थिति कि शुरू में AC से अधिक दूर पर रहता है और बाद में AC में सटने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट ABC। अब ये देखिए जो ये पोजीशन है यहां पर, इसमें ABC पर सामान्य लाभ मिल रहा है। कहने का मतलब है क्या है कि ABC न लाभ दे रही है न हानि दे रही है, यानी जितना हमारा AR है उतना ही हमारा शॉर्ट एवरेज कॉस्ट भी है। अब जितना हमारा AR है उतना ही शॉर्ट एवरेज कॉस्ट है, तो तय बात है कि हमारा जो है फिक्स कॉस्ट के बराबर घाटा होते ही रह रहा है। अब इससे आगे ये उत्पादन करेगा कि नहीं करेगा ये देखिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि AR की तुलना में ABC ऊपर चला जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि ये फर्म इस बिंदु के आगे उत्पादन नहीं करेगा। अगर ये बिंदु E है तो E पर वो आकर के उत्पादन बंद कर देगा। तो आपका रिजल्ट क्या निकला कि जहां पर फर्म हानि की स्थिति में है, इसका मतलब है कि AC इज ग्रेटर देन AR, और AR किसके बराबर है यहां, तो ABC के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट AC इज ग्रेटर देन AR और AR इज इक्वल टू ABC। तो ऐसी स्थिति में फर्म उत्पादन को बंद कर देगा, यानी ई पॉइंट एक तटस्था का पॉइंट हो जाता है। तटस्था का मतलब क्या है कि यहां ना लाभ मिल रहे हैं ना हानि, तो इस बिंदु पर वो उत्पादन जारी रखे, लेकिन इससे आगे वो उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ही आगे बढ़ता है शॉर्ट एवरेज कॉस्ट ऊपर निकल जाता है। हाँ, अगर प्राइस बढ़ जाए तो ये उत्पादन करेगा, क्योंकि अब देखिए कि AR जो है ABC के ऊपर है। तो चले अब नेक्स्ट बढ़े थोड़ा। अब हम ये देखें कि पूर्ण प्रतियोगिता में के अल्पकाल में एक फर्म का सप्लाई कर्व क्या होता है। तो सप्लाई कर्व जैसे ही माइंड में आती है, बहुत आसानी से आप समझते हैं कि उसकी आकृति डिमांड कर्व के उल्टे शेप में आ जाती है। यानी डिमांड कर्व अगर बाएं से दाएं जाती है, ये ध्यान दीजिए, तो ये सप्लाई कर्व इधर से इधर आती है। ये तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये सप्लाई कर्व कैसे निकलती है ये जानना ज्यादा कठिन हो जाता है। बशर्ते कि जितना आसान लोग सप्लाई और डिमांड के बारे में बोल देते हैं कि सप्लाई कर्व ऐसे आती है, उससे कहीं ज्यादा कठिन ये है कि सप्लाई कर्व निकलती कैसे है। तो इसको आप ये इस कक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो हम समझते हैं कि इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे है। सबसे पहले हम एक्सिस को ले लेते हैं, OX, तो Y एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इधर हम रख देते हैं कीमत और आगम को, समझ रहे हैं ना, कीमत और आगम, ठीक है। कीमत, आगम और रख दीजिए लागत, कॉस्ट भी तो इधर ही दिखाया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, इधर हम रख देते हैं उत्पादन को। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं AR/MR को। यहां पर हम मान लेते हैं कि ये प्राइस P1 है, ठीक है। P1 L1 रेखा है जो कीमत रेखा है। इसी को हम क्या कहेंगे, AR बराबर MR बराबर P, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, अब संतुलन के लिए हमको क्या करना होगा कि MC इसको काटे, मार्जिनल कॉस्ट इसको काट दे, तो संतुलन का बिंदु यहां होगा, तय बात है। अब मान लेते हैं कि ये बिंदु आपका क्या है, ये यहां पर उत्पादन हो रहा है या H उत्पादन हो रहा है। चलिए ये संतुलन के बिंदु को हमने मान लिया D, चले हम D इसको मान लेते हैं, आगे बढ़े। अब ये ध्यान दीजिए कि यहां पर एवरेज कॉस्ट क्या है। तो जब हम एवरेज कॉस्ट की स्थिति देखते हैं तो हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट क्या है, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट आपका ये है। और ये ध्यान दीजिए कि यहां पर ये उत्पादन करेगा कि नहीं करेगा।
चूंकि हानि बहुत ऊंची है, ये देखिए यहां पर, ये इसके सामने अगर लंबवत खींचते हैं तो ये देखिए हानि बहुत अधिक मिल रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से काफी नीचे है। AR यहाँ है और AC यहाँ है। चलिए, तो ये उत्पादन करेगा कि नहीं? तो हमने क्या कहा था कि तब तक उत्पादन जारी रखेगा जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर उसको रेवेन्यू मिल रहा है। तब हम देखते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की क्या स्थिति है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जब हम स्थिति लेते हैं तो हमको ऐसे मिलता है, क्या होगा? सटने की प्रवृत्ति रखेगा, सटेगा नहीं। चलिए, A से BC है ना, शॉर्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि इस बिंदु तक उत्पादन वो करेगा, क्योंकि यहां पर जितना वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, उतना ही एवरेज रेवेन्यू है। अब ये ध्यान दीजिए कि आगे क्या होगा। तो आगे का जो हम ध्यान रखते हैं तो ये देखते हैं कि इसके बाद तो ये उत्पादन नहीं करेगा, तय बात है। तो इसके बाद उत्पादन वो कब करेगा, इस बात को ध्यान रखिए। अब अगर प्राइस रेखा जो है P2L2 हो जाए, बढ़ करके P2L2, यानी AR-MR रेखा P2L2 में तब्दील हो जाए, तो P2L2 में तब्दील हो जाए तो संतुलन कहां जाएगा? इस पॉइंट पर आ जाएगा, यानी H से L पर, क्योंकि यही आपका क्या हो जाएगा? AR रेखा और MR रेखा भी हो जाएगी। तो MR रेखा को क्या यहां पर हो रहा है? MC रेखा काट रही है। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका C है, ठीक है। तो आपका संतुलन बिंदु क्या हुआ? D से बदल के C पर चला गया। चलिए, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हम क्या देख रहे हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका यहां है और AR आपका यहां है, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर हमको लाभ मिल रहा है। कहने का मतलब परिवर्तनशील लागत से कुछ ज्यादा हमको इनकम आ रहा है, जो फिक्स्ड कॉस्ट के घाटे को भी पाट रही है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट अभी पूरा पटाया नहीं है, क्योंकि अभी भी देखिए फिक्स्ड कॉस्ट से इतना का जो है, एवरेज कॉस्ट से इतना का अंतर चल रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा और ऊपर। अगर प्राइस बढ़ के यहां आ जाए, ध्यान दीजिए, P3L3 पर मान लेते हैं ये P3L3 पर, तो अब आपका संतुलन कहां होगा? तो यहां होगा, क्योंकि MC इसी बिंदु पर AC को काट रही है, ठीक है। ये P3L3 पर, तो संतुलन आपका कहां होगा? ये क्यों? क्योंकि MR को काट रही है MC नीचे से चढ़ती हुई, ये आपका MR कर्व है, P3L3 यही आपका MR कर्व है, इसको काट रही है। तो संतुलन यहां होगा, तो उत्पादन आपका इस बिंदु पर आ जाएगा, यानी M पर, ठीक है। चलिए, अब क्या है? इस सिचुएशन पर आप क्या देख रहे हैं? बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट से भी ऊपर निकल गया, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट सब पटा गया। अब जो है इतना के बराबर लाभ मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि ये तो लाभ की स्थिति हो गई, अब अगर और प्राइस बढ़ जाती है, यहां चलाता है, ठीक है, तो यहां चलाता है, तो अब संतुलन बिंदु ये होगा। चलिए, अब संतुलन बिंदु ये होगा तो उत्पादन बढ़ के संतुलन बिंदु चूंकि दाहिनी ओर खिसक रही है, तो उत्पादन भी दाहिनी ओर खिसकना शुरू हो जाएगी, तो N। अब ये हो गया DCB। मान लेते हैं कि अब DC के बाद अगला संतुलन बिंदु कहां पर आ रहा है? तो DC के बाद अगला संतुलन बिंदु आ रहा है ये, DC के बाद B और इसके बाद A। अब ये देखिए, D से संतुलन बिंदु हट के C पर गया, C से B पर गया, B से A पर गया, यानी संतुलन बिंदु ऊपर दाहिनी ओर खिसकती चली जा रही है। तो ये क्या बतला रहा है? बतला रहा है कि उत्पादन तभी बढ़ेगी जब कीमत बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कीमत आप देखिए क्या हो रहा है, P1 से P2, P3 और फिर P4। यानी एक तरह से यह बतला रहा है ना कि एक उत्पादक अपने उत्पादन तभी बढ़ाएगा जब कीमत बढ़ेगी, यानी ऊंची कीमत पर ऊंची सप्लाई होगी और नीची कीमत पर नीची सप्लाई होगी। उत्पादक को उत्पादन बढ़ाने का मतलब क्या है? कि पूर्ति बढ़ाना। तो जब कीमत बढ़ी तो पूर्ति बढ़ी, और कीमत को जैसे जैसे घटाते आएंगे पूर्ति घटी। उत्पादक उत्पादन कहां से करना शुरू करता है? इससे नीचे तो उत्पादन नहीं करेगा, एबीसी से नीचे तो उत्पादन नहीं करेगा। तो यानी एबीसी के न्यूनतम बिंदु से के ऊपर आप देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट की जो ये लाइन है, ये वाला लाइन एबीसी के न्यूनतम बिंदु है, इससे नीचे उत्पादन वो नहीं करेगा, इससे नीचे की कीमत पर उत्पादन नहीं करेगा। अगर इससे नीचे कीमत पर उत्पादन करे तो एबीसी पे लॉस होगा। तो इससे नीचे, तब मार्जिनल कॉस्ट की जो रेखा ये है, मार्जिनल कॉस्ट की जो ये लाइन है, कर्व है, इस बिंदु के ऊपर यही क्या बन जाएगी? सप्लाई रेखा, पूर्ति रेखा यही बन जाएगी। यानी सप्लाई कर्व आपका यही होगा, पूर्ति वक्र आपका यही होगा। ओके, समझ में आया? प्रत्येक मूल्य बढ़ती जा रही है, संतुलन दाहिनी ओर खिसकते जा रहा है,
तो ये क्या दिखा रहा है कि बढ़े हुए मूल्य पर ज्यादा उत्पादन, क्योंकि संतुलन बिंदु दाहिनी ओर खिसक रहा है। क्यों? क्योंकि एसएमसी दाहिनी ओर ऊपर की ओर भागती है। तो दाहिनी ओर ऊपर की ओर भागती है तो एआरएमआर को जो है बढ़ी हुई कीमत पर दाहिनी ओर काटते जाएगी। तो ये बताता है कि ऊंची कीमत पर ऊंची उत्पादन होगा। उत्पादन आप कैसे बढ़ाते हैं? संतुलन की अवस्था कैसे लाते हैं? संतुलन की अवस्था में एवरेज की भूमिका नहीं होती है, बल्कि मार्जिनल की भूमिका होती है। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की तुलना करते हैं। तो यहां पर हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की तुलना करते चले गए। तो मार्जिनल कॉस्ट के आधार पर ना कि प्रत्येक जो अतिरिक्त उत्पादन हम कर रहे हैं उससे रेवेन्यू मेरा क्या आ रहा है, तो प्रत्येक तो रेवेन्यू क्या आ रहा है, इसको किस चीज से तुलना कर रहे हैं? कॉस्ट से ही ना। तो यानी मार्जिनल कॉस्ट आपको रेवेन्यू कितना आना चाहिए ये इस बात पर डिपेंड होता है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या है, यानी अतिरिक्त लागत क्या है। और अतिरिक्त लागत चूंकि बढ़ती हुई हो रही है तो उसके अनुरूप ही मार्जिनल रेवेन्यू आना चाहिए। और जब मार्जिनल रेवेन्यू उसके अनुरूप या उससे अधिक मिलता है तो हम प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो है इसमें इस ग्राफ से हम यही कहेंगे, ये भी मैं कह दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी यहां से लेके यूपीएससी तक आता है कि एक अल्पकाल में एक फर्म का सप्लाई कर्व एबीसी के न्यूनतम बिंदु से मार्जिनल कॉस्ट कर्व का शेष भाग बनेगा। यानी सप्लाई कर्व देखिए एबीसी का न्यूनतम बिंदु है और यहां से मार्जिनल कॉस्ट का जो ये भाग है यही सप्लाई कर्व बनेगा और यही सप्लाई कर्व आपका ऐसे आ जाता है ग्राफ में। ऐसे देखिए वही वाला भाग यहां है ये, ठीक है। ओके, अब हम एक ग्राफ और है आपको, बस इसको देख लीजिए, उसके बाद आपका क्लास एंड है। इसमें तो हम देख लिए। अब बहुत ही आसान सा चीज है, अब ज्यादा कठिन नहीं है। अब बस थोड़ा सा हम देख लें कि दीर्घकाल में क्या होगा। तो दीर्घकाल में चूंकि इसमें ज्यादा हम समय नहीं देंगे, इसको आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा। दीर्घकाल में चूंकि कोई भी क्या होगा, कोई भी कॉस्ट आपका क्या होता है, कोई भी कॉस्ट इसमें फिक्स नहीं होता है, सब वेरिएबल होता है। तो सब हम चेंज कर सकते हैं, उत्पादन के अनुसार समायोजन कर सकते हैं, कीमत के अनुसार हम समायोजन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, ना लाभ मिलेगी ना हानि मिलेगी, हमेशा सामान्य लाभ पर होगा। यदि आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, या तो आप खुद उत्पादन बढ़ा देंगे या दूसरी फर्में उस लाभ को देख करके मैदान में आ जाएगी। दोनों स्थितियों में वस्तुओं की संख्या बढ़ जाएगी और कीमत घट के फिर वहीं पहुंच जाएगी। यदि आप हानि में हैं, यानी वस्तु की कीमत कॉस्ट से भी नीचे है, तो क्या होगा, कमजोर फर्म मार्केट छोड़ के भाग जाएगा। कमजोर फर्म मार्केट छोड़ के भाग जाएगा तो वस्तुओं की संख्या कम होगी तो पुनः कीमत बढ़ के कॉस्ट लाइन पर आ जाएगी। यानी इसमें हमेशा सामान्य लाभ ही होगा। तो चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता है तो एआरएमआर तो दिया हुआ रहेगा, है ना। हाँ, यानी क्या होगा, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल में जाएगा। अब हमको यहां पर क्या करना है कि संतुलन स्थापित करना है। तो संतुलन के लिए हम मार्जिनल कॉस्ट को देखें तो मार्जिनल कॉस्ट इस बिंदु पर इसको संतुलित कर रही है, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट इसमें लॉन्ग एवरेज कॉस्ट ये होगा। क्यों? क्योंकि अगर इससे ऊपर हम ले जाते हैं, ये ध्यान दीजिए, अगर हम इससे ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा, लाभ मिलेगा, है ना। ये लाभ फिर इसको घींच के नीचे ला देगा। जब लाभ मिलेगा तो क्या होगा कि इस लाभ को देख करके बहुत सारे फर्में मार्केट में आ जाएगी, बहुत सारे फर्में मार्केट में आ जाएगी तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने से पुनः कीमत गिर करके यहां आ जाएगी। ये ज्यादा विशद व्याख्या ग्रेजुएशन के क्लास में है, यहां पर आपको इतना नहीं बताया गया, मैं उस ओर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इतना तो सामान्य समझ है कि इस लाभ को देख करके अन्य फर्में भी कूद जाएगी कि यहां लाभ मिल रहा है, उनको निश्चित लाभ महसूस होगा और अन्य फर्म में कूदने से वस्तुओं की संख्या बढ़ेगी और चूंकि वस्तु की संख्या अधिक होगी तो कीमत नीचे होगी और फिर कीमत गिर करके यहीं के यह आ जाएगी। अगर हानि होगी, मान लेते हैं कि अगर एवरेज कॉस्ट यहां ना होकर के इस जगह पर हो जाएगा, यह ध्यान दीजिए, हानि होगी तो क्या होगा, कमजोर फर्में छोड़ करके कंपनी को, उद्योग को भाग जाएगी। तो फिर वस्तुओं की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वस्तु की संख्या में कमी होगी तो प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस अवस्था में हमेशा समायोजन में रहता है और समायोजन में रहता है तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि यही संतुलन की बिंदु जो है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म जो है दीर्घकाल में फर्म के संतुलन में क्या होगा, AR बराबर, यानी LAR हम अगर ये कहें, अगर पहले ही लिख देते हैं कि दीर्घकाल में, तो दीर्घकाल में अगर पहले लिख देते हैं तो हमको एल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे कहिए एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट, ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपका एक देख लीजिए, बस ये लास्ट है, इसको देख लीजिए। ये आपका है कि दीर्घकाल में सप्लाई कर्व क्या होगी,
तो दीर्घकाल में सप्लाई कर्व चूंकि जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता है, दीर्घकाल में कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा, या दीर्घकाल में क्या कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होगा। तो फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, तो जब हमारा ये है संतुलन बिंदु यहां आएगा, ये ए आर बराबर एम आर है और इसको एमसी काट दे रही है, ठीक है, तो ये इसको और ले जाइए थोड़ा ऊंचा, तो ये एमसी काट दे रही है, ठीक है, और चूंकि इसमें एवरेज कॉस्ट अपने न्यूनतम बिंदु पर ए आर बराबर एम आर को स्पर्श करती है, अभी मैंने बताया, तो न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये देखिए कि एसी से नीचे, एसी के न्यूनतम बिंदु से नीचे तो कोई वस्तु बिकेगी नहीं, उत्पादक उत्पादन करेगा नहीं, इस बिंदु के बाद उत्पादन नहीं करेगा, इस बिंदु के बाद उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि कॉस्ट ऊपर जा रहा है, एवरेज कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट तो नीचे रह जा रही है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू तो नीचे रह जा रही है, यानी एवरेज रेवेन्यू भी नीचे रह जा रहा है, एवरेज कॉस्ट की तुलना में एवरेज रेवेन्यू, तो संतुलन बिंदु यही हो जाएगा, इसके नीचे वो उत्पादन, इसके नीचे की कीमत पर उत्पादन वो नहीं करेगा और न ऊपर की कीमत पर। अभी आपने पढ़ा क्योंकि लाभ मिलेगा तो दूसरी फैक्ट्रियां आ जाएगी, दूसरे फर्म में, हानि मिलेगी तो कमजोर छोड़ के चली जाएगी, तो प्राइस एटलीस्ट यही रहेगा। अब देखिए, तो जब ये इससे नीचे नहीं होगा, तब अब वस्तु के उत्पादन तो तभी बढ़ेगा ना जब कीमतें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, ये देखिए यहां पर आएगा संतुलन में, तो फिर ये जब कीमत होगी तो यहां भी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है ये इसको ये करेगा। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि इसमें वहां पर आपने देखा था कि एमसी का वह भाग, एमसी का वह भाग जो एबीसी के न्यूनतम बिंदु के ऊपर था, वो ये आपका एमसी है, एलएमसी लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका एसी है, तो एबीसी का न्यूनतम बिंदु से जो एमसी का दाएं वाला भाग होता था वो सप्लाई कर्व होता था, यहां चूंकि एबीसी होता नहीं है, अतः एसी के न्यूनतम बिंदु से एलएमसी का जो भाग है वही सप्लाई कर्व दीर्घकाल का बन जाएगा, ये वाला पार्ट, एसी के न्यूनतम बिंदु, ठीक है, से के बाद वाला एलएमसी का भाग, यही दीर्घकाल का सप्लाई कर्व बनेगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसके आधार पर सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ है और बोर्ड पर हम स्क्रीन पर आ जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं, बस उसको हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं। आपका जो है ये चैप्टर खत्म हो रहा है। इसमें देखिए ये क्या दिया हुआ, फर्म के संतुलन में होता है, ये संभावित प्रश्न है जो बोर्ड में आपको, इंटर बोर्ड में आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, इसी में से आएगा, इस चैप्टर में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल आप कंफर्म रहिए। अगर नहीं आएगा तो आप हमारी ये क्लास जो है यूट्यूब पर अपलोड है, उस दिन आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि सर आपने कहा था, और उससे तो फालतू क्वेश्चन आएगा। मुझे नहीं लगता कि सब फालतू क्वेश्चन आने वाला है। जो ऑब्जेक्टिव मैंने दिए हैं उसको आप कवर कर लीजिए, और इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या मैंने दे दिया है आपका, ये ध्यान दीजिए, ये है आपका टोटल 14 ऑब्जेक्टिव है। इसको रट्टा मार जाइए, इसको देख लीजिए, रट्टा मत मारिए, इकोनॉमिक्स से रट्टा मारने का चीज नहीं है, इसको समझ लीजिए पूरे मेरे नोट से। इस सब का आंसर भी नीचे दिया हुआ है। अब ये आंसर क्यों है इसको आप नोट्स में देखिएगा कि आंसर क्यों है, और पूरे क्लास का वीडियो में भी आपको झलक जाएगा। इसके अलावा हमने लघु उत्तरीय प्रश्न 10 ठो सेट कर दिया है। इसी लघु उत्तरीय प्रश्न में से इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न उठेंगे, इससे फालतू में नहीं उठेंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न में मैं बार बार आपको कहा हूं कि मेरा जो ये है इसमें पढ़ाने का टेक्निक है, वो मैंने ये किया है कि प्रत्येक चैप्टर को शुरू से अंत तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न में बांट दिया है, ठीक है। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में बांटने में जो है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में बांटने में एक दीर्घोत्तरीय के अंदर कई लघुत्तरीय आ जाते हैं। जैसे अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एक फर्म उत्पादन न करने की स्थिति में कब होता है, तो इसमें आप देखिए कि लॉस से भी इसमें यह भी पूछ सकता है कि फर्म कब उत्पादन नहीं करेगा, सिर्फ इतना ही पूछेगा। फिर पूछेगा कि रेखा चित्र से समझाएं, तो सिर्फ रेखा चित्र दीजिएगा क्योंकि लघुत्तरीय है। अगर कब होता है लघु उत्तर में पूछता है तो सिर्फ लिटरेचर ये वाला दीजिएगा कि जब अल्पकाल में पूर्ण संतुलन की स्थिति में जब AR इज ग्रेटर देन ABC, तो आप इस तरह से उसको उठा के लिटरेचर के रूप में ही सिर्फ ऊपर वाला पैराग्राफ दे दीजिएगा, उससे आपका निष्कर्ष निकल जाएगा। तो ये आप ढूंढेंगे हर जगह पर। अब जैसे एक और है यहाँ पर, इसमें आसानी से आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये अगर पूछ दे इस तरह से क्वेश्चन आपको कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कैसे प्राप्त होता है, तो कैसे प्राप्त होता है, तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आपको पूछ सकता है। एक पूछेगा कि कैसे प्राप्त होता है, लघु उत्तरीय में यदि पूछेगा
तो आप सीधे लिखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का ये यहां से यहां तक, ये देखिए एबीसी का न्यूनतम बिंदु उस कीमत के बराबर होता है कि कम से कम उसका परिवर्तनशील लागत पूरा हो, भले ही एसी उससे ऊपर हो। इसे आगे के रेखा चित्र में देखा, तो रेखा चित्र में दिखाना कोई जरूरत नहीं, आपको बताना क्या है कि एबीसी का न्यूनतम भाग, एबीसी के न्यूनतम बिंदु से एमसी के ऊपर का भाग, उसका जो है आपका ये होगा सप्लाई कर्व होगा, ये वाला देखिए यहां पर ये नीचे है। अब स्पष्ट है कि सीमांत लागत का वह भाग जो एबीसी के न्यूनतम बिंदु से ऊपर है पूर्ति वक्र होगा, अर्थात चित्र बिंदु डी से ऊपर का एसएमसी का गहरा भाग। तो इसको भी नहीं लिखना है, बस सिर्फ आपको लिखना है कि सीमांत लागत का वह भाग जो एबीसी के न्यूनतम बिंदु से ऊपर है वही पूर्ति वक्र होगा, और क्योंकि उससे नीचे की कीमत पर उत्पादन नहीं होगा। तो इस तरह से अगर सिर्फ रेखा पूछेगा कि आप उसको एसएमसी को दिखलाइए, हालांकि ये पूछेगा नहीं, ये जब पूछेगा रेखा तो दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा, क्योंकि आपका इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन बनेगा। तो ये जब भी पूछेगा तो दीर्घ उत्तरीय में, लेकिन अगर पूछ दिया लघु उत्तरीय में कि रेखा चित्र से दिखाएं अल्पकाल में पूर्ति रेखा को, तो आप सिर्फ ये ग्राफ दे दीजिएगा, ठीक है, और नीचे लिख दीजिएगा कि डी से ए तक सप्लाई कर्व, ठीक है। तो हम समझते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको लघु उत्तरीय का आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब फिर हम आपको कल के क्लास में आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।